विश्वविद्यालय भागलपुर के हिस्ट्री के प्रोफेसर रविदास विलक्षण रविदास जी, उनको नक्सलाइट केस में फंसा दिया गया, नक्सली घोषित कर दिया गया। एक प्रोफेसर जो आपके समाज का है, आपको जगाने का काम करता है, आपके आंदोलन को चलाने का काम करता है, आपको उन षड्यंत्रों से वाकिफ कराता है जो आपके खिलाफ किए जा रहे हैं, आपके अधिकारों के खिलाफ किए जा रहे हैं, आपके समाज के खिलाफ किए जा रहे हैं। उनको 17 जून 2022 को चैन में अग्निवीर कांड के खिलाफ जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें आगजनी को लेकर के किसी ऐसे व्यक्ति के फर्जी बयान पर, या हम कह सकते हैं कि संभावनाएं हैं कि दबाव देकर के उससे बयान दिलवा दिया गया, उनका नाम बुलाया गया जो नक्सली था, और उसके बयान के आधार पर जो वहां का एसपी है पंकज कुमार, उसने जो है उनको नक्सलाइट के केस में नक्सली घोषित करके अरेस्ट किया हुआ है। ये एक घटना नहीं है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिल जाएंगे, और ऐसी सैकड़ों घटनाएं हर रोज आपके साथ होती हैं। तो हमें जरूरत है प्रोफेसर विलक्षण रविदास जी जैसे लोगों के साथ खड़े होने की, उन्हें बचाने की, उनके लिए न्याय की आवाज उठाने की, उनके लिए आंदोलन करने की, प्रोटेस्ट करने की। ये आपको जानना चाहिए कि कहां और कैसे हमारे साथ षड्यंत्र होता है। आपको पता होना चाहिए, जब मैं छोटा था तो मेरे ताऊ जी ने एक कहानी सुनाई थी एक बार। कहानी क्या थी? एक ब्राह्मण का खेत था, उस खेत में ईख था। ईख जानते हैं? गन्ना। हमारे यहाँ पहले गन्ना बहुत होता था, आजकल जो सब बर्बाद कर दी सरकारें। 2-2 4-4 साल हो जाता है, गन्ने की फसल का कीमत नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तो गन्ने का फसल बर्बाद कर दिया, किसान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तो 4 दोस्त जा रहे थे, अलग अलग जाति के थे। मैं नाम जाति का नहीं लूंगा, कोई कहेगा कि पता नहीं हमारी जाति का नाम नहीं लिया है, हमारी कर दे दिया, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो 4 अलग अलग जाति के दोस्त थे, उनके भी खेत वहीं पर थे पड़ोस में। तो उनका गन्ना खाने का मन आया, तो उन्होंने कहा चलो खाने की चीज है, इसमें क्या आपत्ति। तो उन्होंने गन्ना तोड़ के खाने लगे। तो पंडित उधर से आया, उसने कहा एक से, अरे तुम तो हमारे मिड़बई हो, पड़ोसी हो, व्यवहारी हो, तुमने तोड़ा कोई बात नहीं, इसने क्यों तोड़ा? बाकी 3 को बोला तुम तो हमारे पड़ोसी हो, लेकिन इसने क्यों तोड़ा? ये तो थोड़ा दूर का है, बड़ा जाति का है, इसके यहाँ तो पानी भी नहीं पीते हैं। तो तीनों को तो गए, उसको उसने बहुत तोड़ा ऊपर से नीचे तक, उसी गन्ने से साइड में हो गया। दूसरे का नंबर आया, उससे कहा भाई तेरे यहाँ भी हम खाते पीते नहीं है, तुझे देखने से तो हमारी अथैन हो जाती, दिन खराब हो जाता है, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई गन्ना तोड़ने की? ये 2 लोग तो वो है, हमारे यहाँ काम भी कर देते हैं और हमारे यहाँ इनका खान पीन भी चलता है। तो वो दोपहर को सो गए, 4 को नहीं समझे, उसने उसको भी तोड़ा ऊपर से नीचे तक, दूसरी शायद वो भी अपने चले गए। तीसरे का नंबर आया, उसने कहा वो तो जो है हमें भैंस का दूध देता है, रोज सुबह हम उसके यहाँ दूध लेने जाते हैं, खाने को दिखता है, लेकिन तेरा तो हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं है, तेरे हम कुछ नहीं लेने जाते हैं, तेरी हिम्मत कैसे पड़ गई मेरे खेत में घुसने की? उसको भी पीटा, और लास्ट में वो बड़ी सीन भूत वाले की भी साथ हुआ। चारों को उसने अलग अलग करके अच्छे से पीटा, जबकि चारों एक साथ थे। अगर चारों मिल जाते तो वहां का सीन था वो अलग होता। तो ये है षड्यंत्र। इस तरह से षड्यंत्र लगातार होते आए हैं और होते रहेंगे। जनगणना को लेकर के डॉक्टर साहब ने विस्तार से आपको बताया, तमाम तरह के षड्यंत्र जो उसके साथ हुए कि किस तरह जनगणना को नहीं होने दिया गया है, इसको लेकर के आपको विस्तार से बताया। तो हमें नहीं लगता कि उसको रिपीट करने की आवश्यकता है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा आपसे, जब तक सेंसस नहीं होगा, कास्ट सेंसस जब तक नहीं होगा, तब तक सच बाहर नहीं आएगा। आप और हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि किस देश में किसकी संख्या ज्यादा है और कौन अवैध कब्जा किए बैठा। अवैध कब्जा जानते हैं? अवैध कब्जे का मतलब होता है कि आजकल जैसे यहाँ पर आप कोई ठेली लगा ले गरीब आदमी, तो सरकारी पुलिस वाला आके उठा ले जाता है कि अतिक्रमण कर लिया है, लेकिन जो पूरे देश पर अतिक्रमण किए बैठे हैं चंद मुट्ठीभर लोग, उनकी कोई भी अतिक्रमण को हटाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि वो शासक जातियां हैं। जो अवैध कब्जा है
5 से 10% लोग जो 90% संसाधनों को दबाए बैठे हैं, इस देश हमारे पुरखों ने बनाने का काम किया है। इस देश को रहने लायक हमारे लोगों ने बनाया, हमारे पुरखों ने बनाया। कोई देश केवल सीमाओं से देश नहीं बनता है। आप समझिएगा कि आप जिस गांव में रहते हैं, अगर उस गांव से सारे लोग कहीं दूसरे गांव में शिफ्ट हो जाएं तो क्या वो गांव रह जाएगा? वो गांव नहीं रहता है। उसी तरह कोई भी देश जब ही होता है जब उस देश में नागरिक रहते हैं और नागरिकों को उनका समान अधिकार दिया जाता है। क्या आपके हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, आर्यावर्त के अंदर, जम्बूद्वीप के अंदर जितने भी नाम होते हैं लगभग हम लिए हैं, और भी होते होंगे नहीं पता, क्या समान अधिकार सभी को मिला हुआ है? क्या समानता का अधिकार है आपको? क्या सबके साथ समान व्यवहार होता है? जालौर में ताजा घटना, एक बच्चे को पानी पीने के नाम पर मार दिया जाता है। हर रोज ऐसी घटनाएं आती हैं। तो ये क्यों है? क्योंकि कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग 90% संसाधनों पर काबिज हैं। उनके पास देश की 50, मुश्किल से 100 लोगों के पास देश की 70% संपत्ति है। तो ये सारी चीजें क्लियर ना हो पाए, इसके आंकड़े सामने ना आ पाए, ये चित्र साफ ना हो पाए, इसलिए सेंसस को नहीं करवाया जाता है। मैं सेंसस से हटकर के आपको एक गंभीर विषय पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका, हाई कोर्ट, कॉलेजियम, डॉक्टर साहब ने बताया कि एक ब्राह्मण जज दूसरे ब्राह्मण जज को जज बना करके चला गया। इसका खेल क्या है? आप लोग तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, अगर आपको चपरासी भी बनना है, लेकिन जज कैसे बनता है इस देश में? इस देश में यदि आपको जज बनना है तो आपके लिए ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक जाति विशेष में पैदा हो जाइए, पहली इसकी जो क्राइटेरिया ये है। दूसरा इसका क्राइटेरिया जो है वो ये है कि आप किसी जज के घर या उसके रिश्तेदारी में पैदा हो जाइए। जो पहले से जज है उसके घर में या रिश्तेदारी में पैदा हो जाइए, और दूसरा एक जाति विशेष में पैदा हो जाइए। आपके जज बनने की 100% गारंटी इंडिया में होती है। आप पागल भी होंगे चलेगा, क्योंकि आपका बाप है, आपका रिश्तेदार जज है, वो आपको एडवोकेसी करा करके 10 साल का प्रैक्टिस करा देगा, और उसके बाद 5-7 सदस्यों की एक कमेटी बनेगी जो जजों का एक लिस्ट बनाएगी, चयन करेगी, और वो राष्ट्रपति को भेजने का काम करेगी। राष्ट्रपति को एक आध नाम पर आपत्ति होगी तो उनको इनकार कर देगा, बाकी पर फाइनल करके मोहर लगा देगा कि ये जज बन गई। दोबारा अगर उसको लगता है कि नहीं इसको तो जज बनाना ही है, राष्ट्रपति ने मना कैसे कर दिया, तो दोबारा वो सूची भेजेगा, उसमें वो नाम फिर डाल देगा। दूसरी बार जब सूची जाएगी तो राष्ट्रपति भी उसको इनकार नहीं कर सकता। तो इंडिया के अंदर जो भारतीय न्यायिक सिस्टम है उससे ज्यादा करप्ट कुछ और नहीं है। कोई और संस्था उससे ज्यादा करप्ट, उससे ज्यादा भ्रष्ट नहीं है। न्यायपालिका के अंदर न्याय चरित्र नहीं है, या यूं कहा जाए कि न्यायपालिका में न्याय करने वाले न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हुए जो ब्राह्मणवादी जज हैं, जाति विशेष के जज हैं, वंशवादी जज हैं, परिवारवादी जज हैं, उनके अंदर न्याय चरित्र नहीं है। तो इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। जब तक न्यायपालिका में आपका प्रतिनिधित्व नहीं होगा, और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व कब होगा? जब कॉलेजियम खत्म होगा। कॉलेजियम खत्म कब होगा? जब आप सड़क पर लड़ेंगे तभी आपका नेता सदन में लड़ेगा। कॉलेजियम को सदन से ही खत्म किया जाएगा, तो आपको इसके खिलाफ सड़क पे लड़ना पड़ेगा, तब जाकर के ये सदन में खत्म होगा। जब कॉलेजियम सदन में खत्म होगा तब हमें दूसरा कदम उठाना पड़ेगा कि न्यायपालिका में ओबीसी एससी एसटी का जो प्रतिनिधित्व है वो लागू किया जाए। जब प्रतिनिधित्व लागू होगा तब जाकर के आपके समाज का वहां कोई जज बनेगा। जब वहां जज बनेगा तब हम ये आवाज हमें फिर उठानी पड़ेगी कि जो ओबीसी एससी एसटी से संबंधित मामले हैं उनकी सुनवाई बेंचेस में ओबीसी एससी एसटी के जज ही होने चाहिए। इन्हीं कंडीशनों पर आपको न्याय मिल सकता है, वरना भारतीय न्यायपालिका का जो चरित्र है
उसके हिसाब से आपको कभी भी न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता कि भारतीय न्यायपालिका का चरित्र दोगला न होता तो मिश्रा को बेल और अहीर को जेल ना होता। तो जेल किसको होता? मिश्रा को जेल होता और अहीर को बेल होता। लेकिन भारतीय न्यायपालिका का चरित्र जो है वो दोगला है, इसलिए जेल किसको हुआ है? अहीर को, और बेल किसको हुआ है? मिश्रा को। चारा घोटाला का शुरुआत कौन किया? मिश्रा किया। FIR CBI जांच का मांग कौन किया? अहीर किया, लालू यादव किया। लालू यादव को ही चारा घोटाले का मास्टरमाइंड और चोर घोषित कर दिया और उसको क्लीन चिट दे दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि न्यायपालिका का जो चरित्र है वो दोगला है। और दोगला क्यों है? क्योंकि उसमें चंद जातियों, चंद घरों के लोग, वंशवादी लोग, वंशवादी परंपरा से लगातार जज बनते आए हैं। भारत की न्यायपालिका के अंदर अब तक जितने जज बने हुए हैं उनका आप लिस्ट निकालिए, पारिवारिक हिस्ट्री निकालिए, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका बाप भी जज था, उसका बाबा भी जज था, और नीचे जाइएगा तो पता चलेगा कि उसका भतीजा भी जज है, उसकी साली भी जज है और जीजा भी जज है। तो क्या ये लोग आपको न्याय दे सकते हैं? नहीं दे सकते। इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। क्रिमिलेयर के विषय में सर ने काफी विस्तार से आपको बताया हुआ है, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन दो मसले और गंभीर हैं जिनका मैं ध्यान उनकी तरफ आपको दिलाना चाहता हूं। क्यों? पहला मामला है व्यवसायिक लोन का। आज नौकरियां खत्म हो रही हैं, निजीकरण हो रहा है। पढ़ने लिखने के बावजूद भी नौकरियां मिलने वाली नहीं है। आने वाले समय में वो परिस्थितियां बन जाएंगी। तो जिस तरीके से व्यवसायिक लोन जो दिया जाता है, RBI के जरिए सभी बैंकों को उनकी क्षमता के अनुसार एक बजट दिया जाता है कि इसको आपको बिजनेसमैनों को देना है, जिनको व्यवसाय करना है, रोजगार डालना है, उनको वितरित करना है। वो किसको मिलता है? हमारे लोगों को तो नहीं मिलता। हमारे लोगों को मिलता है क्या? अगर मिलता है तो बताइए कि कितना भगोड़ा OBC SC ST का है जो देश छोड़कर हजारों करोड़ लेके भाग गया हो? एक भी नहीं है। हमारे लोगों को लोन नहीं मिलता है। और इस कंडीशन में स्थिति ये आती है कि हमारे लोग जिनके पास थोड़ा बहुत संसाधन है वो उसका इस्तेमाल करके और सरकार की सहायता लेकर के कोई रोजगार करना चाहते हैं, वो नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे तो बैंकों में अपर लेवल पर सारे अधिकारी सवर्ण जाति के, विशेष रूप से ब्राह्मण जाति के बैठे हुए हैं, जो आपको पैसा मुहैया नहीं कराते हैं, आपको मदद मुहैया नहीं कराते हैं। तो हमारा डिमांड ये है कि OBC SC ST के लिए जो व्यवसायिक लोन है उसका 50% कोटा फिक्स होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जब 50% कोटा फिक्स होगा तो कम से कम हमारे ही किसी भाई को मिलेगा। हमें नहीं मिलेगा तो आपको मिलेगा, किसी और को मिलेगा। कम से कम जिसको रोजगार, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, वो उस व्यवसायिक लोन की मदद से अपना रोजगार शुरू करके आगे बढ़ सकता है। दूसरा एक और है, क्योंकि हम सब लोग खेती किसानी से जुड़े हुए लोग हैं। जुड़े हुए नहीं है, हमारी जड़ ही है, हम किसान ही हैं। जुड़ा होना एक विषय है, लेकिन हम जुड़े नहीं हैं, हम जड़ हैं। तो हमारा एक डिमांड है कि बैंक को जो किसानों का जो लोन होता है KCC, अगर कोई किसान भाई KCC लेने जाता है 5,000 10,000 का जो उसको लेना है, तो 4 महीना 6 महीना बैंक वाला चक्कर कटवाता है। इस बैंक से विड्रॉल लेके आओ, उस बैंक से विड्रॉल लेके आओ, साइन कराओ, कहीं ये कागज लाओ, वो लाओ, 12 मासी बनवाओ, बहुत सारा कंडीशन होता है। उसके बावजूद भी अगर 10,000 का लोन लिया तो 3,000 4,000 बैंक खा जाता है। तमाम तरह का कंडीशन लगा के रखा हुआ है। चप्पल घिस जाता है पैर का, पर लोन नहीं मिलता, और मिलता भी है तो इतना कम मिलता है कि उसको जो है कुछ उसका लाभ होता ही नहीं है लोन का जिसके लिए लिया हुआ है। और बाद में क्या होता है कि अडानी अवानी का माफ होता है और हमारे खेत और जमीनें जब्त होती हैं। तो इसके लिए हमारी डिमांड ये है कि किसानों को 25 लाख तक का KCC बिना किसी शर्त के दिया जाना चाहिए, क्योंकि इस देश की सत्ता और अर्थव्यवस्था को चलाने का काम हम करते हैं। हम बहुसंख्यक समाज के लोग, हम किसान मजदूर लोग इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं।
उन लोगों का पेट हमारी मेहनत से बढ़ता है जो इस देश पे शासन करते हैं। अडानी अवानी के पास अगर पैसा किसी का है तो हमारा पैसा है, सरकार के पास अगर किसी का पैसा है तो हमारा पैसा है। जब इस देश के बिजनेसमैन, उद्योगपतियों से लेकर पूंजीपतियों से लेकर के सफेद पोशों तक हर जगह जब पैसा हमारा है तो आखिर हमें ही क्यों नहीं मिलेगा? इसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। तो ये जो प्रमुख मांगे हैं इन पर हमें अपनी बात को रखना होगा। एक और इसमें हमने शामिल किया है, कुछ लोग ये सोचते हैं कि ओबीसी के ऊपर जाति आधार पर अत्याचार नहीं होता है, ओबीसी पर अत्याचार सर्वाधिक होता है, लेकिन वो दिखाई किसी को नहीं देता है। हमारे मैनपुरी में आज से 2 साल पहले एक प्रजापति समाज के परिवार के 5 लोगों को जिंदा जला के मार दिया गया था। पता है आपको? नहीं पता? पता है आपको मनी जी? नहीं पता है। क्यों नहीं पता जानते हैं? क्योंकि वो ओबीसी से आते थे। ओबीसी के 5 नहीं 5000 लोगों को भी अगर जिंदा जला के मार दिया जाए तो आपको पता नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जागरूक नहीं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ना चाहिए। आज उसका नंबर है, कल आपका नंबर आएगा। ओबीसी के लिए जो अब पिछड़ी जातियां हैं उनके लिए भी उनकी सुरक्षा के लिए जिस तरह एट्रोसिटी एक्ट है, SC ST एक्ट का कानून बना है,